नमस्संस्कृताय बंधुओं, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत आपको भाषा से संबंधित, जैसे भाषा में बोली, उपभाषा, उसके बाद वर्णमाला नामक टॉपिक में स्वर, व्यंजन आदि को बताते हुए, यानी कि यूपीएसआई में दिए गए टॉपिकों में से हमने 2 टॉपिक को कवर कर लिया है मित्रों। 2 टॉपिक कवर करने के बाद आज हम पुनः संधि की ओर ले चलते हैं, जिसमें हम मित्रों को बहुत ही भ्रम होता है कहाँ स्वर संधि होती है, और स्वर संधि में भी कहाँ दीर्घ, कहाँ वृद्धि, कहाँ यण, कहाँ अयादि, कहाँ गुण, ऐसी संधियाँ कहाँ होती हैं। तो इन सब का नियम बताते हुए हम आपको अच्छी ट्रिकों से अवगत कराएंगे मित्रों। देखना, यहाँ से संधि पढ़ने के बाद आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता आप कहीं नहीं होगी। इतना है मित्रों, जैसे कहीं कहीं क्या होता है, डाउट होता है, कोई जैसे संधि विच्छेद आ जाता है तो वहाँ डाउट होता है। तो जैसे जो डाउट रहेगा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हम तक जब सूचना पहुंचेगी तो मैं उसमें सुधार करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा मित्रों। इतना बताने के बाद मैं आपको ले चलता हूं सीधा अपने व्याख्यान की ओर। व्याख्यान को प्रारंभ करने से पहले मांगलिक कार्य हो जाए। मांगलिक कार्य में क्या करेंगे आज हम? मंगलाचरण कौन सा करेंगे? वही यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुषमा द्रुदस्य अभ्यसेतां निम्नश्मानस सजनास इंद्रा निम्नश्मानस सजनास इंद्रा। इंद्र की स्तुति करने के बाद, इंद्र की प्रार्थना करने के बाद हम संधि की ओर आपको ले चलते हैं। आखिरकार मित्रों, संधि क्या होती है? संधि क्या होती है? अब जब आप जानेंगे कि संधि क्या है, वैसे तो संधि का समान अर्थ है जोड़। संधि का समान अर्थ है जोड़। क्या है? संधि का समान अर्थ है जोड़। संधि का समान अर्थ है जोड़। समान अर्थ है जोड़। यानी कि जब समान अर्थ इसका क्या है भैया? जोड़। कहें कि कैसे जोड़? कहा कि संधि का समान अर्थ है जोड़। अब मैं आपको एक पारिवारिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिससे आपको संधि को समझने में इतनी सरलता होगी, इतनी सहजता होगी कि मैं क्या ही कर सकता हूं। देखिए, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक पुरुष है। इसके पिता, ठीक। इसके पिता और इसके पिता, अभी तो पिता है ना। अभी तो कोई पूछेगा ये कौन है भैया, कहेंगे कि इस नामक स्त्री के पिता हैं, इस नामक पुरुष के पिता हैं, ठीक। इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई? देखिए, अब मैं जोड़ की बात कर रहा हूं, आपको जोड़ समझाने के लिए मैं ये सरल उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, अभी तक तो ये पिता हैं। जब इस स्त्री का विवाह इस पुरुष से हो जाए, विवाह इस पुरुष से जब हो जाता है, इस स्त्री का विवाह इस पुरुष से हो जाता है, तो दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं मित्रों? एक स्त्री और पुरुष मिलकर क्या होते हैं? पति पत्नी हो जाते हैं। यहां तो ये पति पत्नी होते हैं, मगर यहां जो 2 पिता थे वो एक समधी हो गए। समधी, बात समझ में आई? देखिए, जैसे
दो प्रकार, जैसे दो वर्णों के मेल से आ प्लस आ के मेल से आ बन गया, उसी प्रकार एक पिता से एक पिता मिलकर संधि हो गया। ठीक है, संधि को आप समझ लिए। अब मैं आपको संधि की ओर ले चलता हूं। ये तो एक उदाहरण था, वैसे मैंने समझा दिया आपको समझने के लिए, क्योंकि ऐसे तो सब बताते हैं कि संधि का समान अर्थ जोड़ है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? दो वर्णों के मेल से होने वाले दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? को संधि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? संधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि सदैव दो वर्णों के बीच होता है। संधि सदैव दो वर्णों के बीच होता है। बीच होता है, ना कि शब्दों के, ना कि शब्दों के। आपने समझा कि संधि सदैव दो वर्णों के बीच होती है, ना कि शब्दों के बीच। वर्णों से कहना, वर्णों का तात्पर्य यही है कि आ प्लस आ, ये दोनों क्या हैं? वर्ण हैं। अब इन दोनों के मेल से क्या बना? बड़ा आ। ये भाई वर्ण ही तो हैं, क्या शब्दों में विकार होता है क्या? बताओ, क्या जल और नल लिख दें? जल और नल तो इसमें कौन सी संधि होगी? क्या इसमें संधि होगी जल और नल में? बताओ मित्रों, जल और नल में संधि होगी? नहीं होगी। तो मैं कहा कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या है इसके बाद? परिभाषाओं पे परिभाषाएं मैं देता रहूंगा। दो वर्णों, जब दो वर्ण मिलते हैं, जो उनके स्थान पर एक नया वर्ण उन दोनों वर्णों का स्थान ले लेता है, उसे आगम कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं मित्रों, जब दो वर्ण मिलते हैं जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनके स्थान पर एक नया वर्ण मिलते हैं, उनके स्थान पर एक नया वर्ण उन दोनों वर्णों का स्थान ले लेता है, उनके एक नया वर्ण
उन दोनों वर्णों का स्थान ले लेता है, उन दोनों वर्णों का स्थान ले लेता है, ले लेता है, ले लेता है, तो उसे आगम कहते हैं, आगम कहते हैं, आगम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई मित्रों? अभी मैं इसको बताऊंगा इसको क्यों आगम कहते हैं, क्यों संधि कहते हैं। ठीक, कभी कभी आगम नहीं होता, केवल दो वर्णों का मेल हो जाता है। कभी कभी आगम नहीं होता, कभी कभी आगम नहीं होता, आगम नहीं होता, केवल दो वर्णों का क्या होता है, मेल हो जाता है। दो वर्णों का मेल हो जाता है, मेल हो जाता है, मेल हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को संयोग कहते हैं। तो इस स्थिति को संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संयोग कहते हैं, ठीक। जैसे मधुर और ता, मधुर प्लस ता, ये क्या हुआ? मधुरता में क्या हुआ मित्रों? देखिए मधुरता, तो इसमें क्या हुआ? मधुरता। इसमें क्या हुआ है? सिर्फ इसमें संयोग हुआ, मिल गए हैं। इसमें किसी का आगम नहीं हुआ, इसमें कोई आया नहीं है, इसमें कोई आया नहीं मित्रों, सिर्फ यहां पर आगम हुआ है। ठीक है, आगम होने के बाद कहा कि इति प्लस आदि, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। प्लस आदि, यहां तो भैया संयोग हो गया इन दोनों का, यहां क्या हुआ है? संयोग हुआ, ये तो मिल गए हैं। अब यहां क्या हुआ है? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। अब यहां क्या हुआ? यहां या नामक वर्ण का आगम हुआ है, या नामक वर्ण का आगम हुआ है। क्यों हुआ है? जैसे देखिए इति इत्यादि है ना, तो इत प्लस ई प्लस आदि, इतने वर्ण थे। मगर एक आता है यण संधि, वो कहता है कि इका स्थाने यण, यानी कि इक नामक प्रत्याहार के अंतर्गत यण नामक प्रत्याहार हो जाता है। कुछ मित्रों को इका स्थाने यण नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा नियम संस्कृत में है। ये नियम यहाँ भी फॉलो आप कर सकते हैं। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको समझने में बहुत सरलता होगी। मगर मैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मतलब हिंदी का पार्ट ही है, तो उसी के
क्रमबद्धता से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, जैसे अब हमने कहा कि ई के स्थान पर जब कहता है कि यण संधि बताता है कि ई के बाद जब कोई स्वर आए, असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर यह हो जाता है। क्या हो जाता है? इक स्थाने यह नामक, जब यह आ गया ना, देखिए मित्रों यह आ गया, अब यहाँ का ई और यहाँ का आधा ऐसे हुआ, और या जो आधा है इसको मिलाया, या जब मिल गया इसको तो क्या हुआ? इत्यादि। ये क्या हो गया? आगम हो गया। यहाँ क्या हुआ? संयोग हो गया। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको ले चलता हूं संधि की ओर। कहा कि इतने पॉइंट आप नोट करेंगे, इतने पॉइंट आप समझेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं क्या है और सब। ठीक है, इतना बात आप समझिए मित्रों। हाँ, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए कि आखिरकार संधि क्या है मित्रों। देखिए, संधि से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई शब्द दे दिया गया होता तो उसमें पूछता है इसमें संधि कौन सी है, और कोई शब्द दिया होता है तो बोलता है कि इसका संधि विच्छेद क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मगर जब आपका नियम क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा, आप 2 बार 4 बार पढ़ेंगे मित्रों, जानेंगे, समझेंगे, कोई भी संधि मिले, कोई भी, अगर मैं कह रहा हूं कि आप जान रहे हैं कि 10 संधि जो हैं, 10 संधियां स्वर संधि के अंतर्गत, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, तब भी आप उसको हल करते हुए सबको आप समझेंगे। ठीक है मित्रों, आपको मैं विधिवत एक सिलेबस को कराऊंगा, समझाऊंगा। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों को सीधा प्रैक्टिस की ओर ले चलूंगा, समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरह से अध्ययन कराऊंगा। अध्यापन मैं भी अध्ययन करता हूं। तो संधि में पहले शब्द का, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होता है? जब संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होता है? मिलता है तो संधि होती है। ठीक है मित्रों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब बोलो कैसे होती भैया? आप कहेंगे रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। ठीक, रमा प्लस ईस। अब कहा कि आ और ई के मेल से ए बनता है, जब आपको मैं संधि के नियमों में बताऊंगा। आ और ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक, तो आपको मैं संधि में बताऊंगा रमा प्लस ईस। कहा कि यहां का आ, यहां का ई बना ए। अब देखिए, मैं इसका संधि विच्छेद कर देता हूं। कैसे करते हैं हम संधि विच्छेद? पहले लिखे हम रम, ठीक, प्लस आ प्लस ईस। अब ए आ और ई के मेल से ए हुआ। अब रा नामक रम में ए नामक मात्रा जुड़ी, और इसका मेल होकर ही तो ए बना मित्रों। इसका मेल हुआ। अब ए बेचारा, आपको मैंने बताया था
जब हलंत जिसमें लगे हों तो ओ वर्ण क्या होता है, पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण होता है। व्यंजन हमेशा पूर्ण होते हैं, जब वो स्वर की सहायता पाते हैं तो अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। तो यहां ये बेचारा अपूर्ण था, बोलो हाँ या ना। अब आप यहां क्या करते हैं, ऐसे कोई वर्ण है, मान चलिए का ऐसे है, लेकिन का पे जब ए की मात्रा लग जाएगी, मात्रा ऐसा नहीं कि अब यहां हमने हलंत लगाया तो यहां मात्रा लगा दी तो ये हटेगा नहीं, नहीं मित्रों, जब उसके ऊपर स्वर लग गया तो उसके ऊपर लगे दाग धब्बे सब हट जाएंगे। अब इसके ऊपर जो ये दाग लगा था ना, ए मात्रा आकर के इसका दाग हटा देती है, कहती है अब तू भी स्वतंत्र हो जा बल्लो, तू भी स्वतंत्र हो जा। तब ये बेचारा स्वतंत्र हुआ। इसके स्थान पर ए आ गया तो यहाँ जो हलंत लगा था, हलंत का तो काम हो गया। क्यों? क्योंकि स्वर आ गया, इससे मिल गया और रमेश नामक शब्द की उत्पत्ति हो गई। बोलिए हाँ या ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से मित्रों, क्योंकि मैं तो एक अल्पज्ञ प्राणी हूं। तो जो भी मैं आपको समझा पा रहा हूं टूटे फूटे शब्दों में, जो आपको समझ में आ रहा है वो भी, जो नहीं समझ में आ रहा वो भी, आप हमको जब बताएंगे तब हम आपकी बात को समझ पाएंगे, तब उस तरह से मैं आपको और अच्छी तरह और विधिवत कराने का प्रयास करूंगा। देखिए मित्रों, कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं मिलता, इतनी क्लियरिटी के साथ मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि कहीं भी आपको हिचकियां नहीं आएंगी। जो खाते वक्त हिचकियां आती हैं ना, तो हिचकियां नहीं आएंगी। जब आप संधि को पाएंगे तो ना इससे टक से लगा के चले आएंगे कि ये यहाँ ए संधि है, यहाँ ए संधि है, तो आपको हिचकियां नहीं लेनी होंगी। ठीक है मित्रों, मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं आपको ले चलता हूं संधि के भेद की ओर। आखिरकार संधि के भेद कितने हैं, संधि के भेद कितने हैं, संधि के भेद कितने हैं। चलिए, संधि एक, दो और तीन, तो तीन हुआ। अब यहां होगी स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि। ठीक है मित्रों, इतनी बात आपको समझ में आई कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तीन कहा कि कौन कौन, कहा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, संधि के बारे में चर्चा हुई, स्वर व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उनके स्थान पर एक नया स्वर आ जाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। कहा कि जब दो वर्ण बोले तो दो स्वर, जब दो स्वर आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, उनके स्थान पर, किसके स्थान पर, उन्हीं दो स्वरों के स्थान पर, उनके स्थान पर एक नया स्वर आ जाता है। उनके मित्रों, हम जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उनके स्थान पर एक नया स्वर आ जाता है, उनके स्थान पर
एक नया स्वर आ जाता है, एक नया स्वर आ जाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए। महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। हमने स्वर की बात की है मित्रों, स्वर की बात की है। देखिए, मह प्लस आ, ए आ नामक स्वर आ गया, और यहां भी आ गया आ स्वर, आत्मा। अब ए आ और ए आ मिल गए जब आपस में, तो आ नामक मतलब आ की उत्पत्ति हुई, बड़े आ की। ये तो है मेल वाला। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा दीर्घ स्वर संधि, तो इस नियम को आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे लगा। ठीक, यहां क्या होगा, आ। अगर यहां छोटा आ भी आया होता, यहां इस बड़े आ के स्थान पर अगर छोटा आ भी आया होता, तो भी ये बड़ा वाला ही होता। ठीक है, अब इसका रूप क्या बना, महात्मा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि स्वर संधि आखिर क्या है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उनके स्थान पर एक नया स्वर आ जाता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि क्या है, आपको मैं बताता हूं। व्यंजन के बाद यदि किसी व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से, स्वर या व्यंजन के आने से उनके आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों, उसे स्वर संधि, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण आप समझिए। वाग प्लस ईस क्या होता है, वाग प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब ये कह रहा है कि व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए, तो उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है मित्रों। व्यंजन संधि कहा कि वा और वाक प्लस ईस। अब कहा कि एक का नामक प्राणी जो है एक गा होता है। जब इसका मैं नियम बताऊंगा तब, जैसे इसके स्थान पर गा आ जाता है, जब गा आ जाता है मित्रों, तब ये बनता है वागीस। क्या बनता है मित्रों, वागीस। ठीक है, अब ये गा कैसे आया, इसका जब मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा वहां नियम आपको बड़ी सटीकता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से बताऊंगा, समझाऊंगा मित्रों। तो आप इतनी बात समझ में आ गए, वाग प्लस ईस बराबर वागीस।
अब चलते हैं आपको विसर्ग संधि की ओर लेकर। विसर्ग संधि की ओर लेकर, आखिर विसर्ग संधि क्या कहती मित्रों? विसर्ग संधि क्या कहती? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, कहा कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? इसका उदाहरण क्या है? मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। अब कहा कि विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, उसमें जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि होती। अब ये जो विसर्ग है भैया, एक नियम बताता है कि अगर जैसे अंतस्थ व्यंजन हो और हा हो आदि व्यंजन, अगर विसर्ग के बाद ऐसे व्यंजन आते हैं तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो गया तो क्या बना? मनोहर। ठीक, मनः प्लस हर बराबर मनोहर। अब आपको हमने बताया कि स्वर संधि क्या होती, व्यंजन संधि क्या होती, विसर्ग संधि क्या होती। ठीक है, तो इतनी बात बताने के बाद हमने आपको इसका उदाहरण भी बताया, आखिरकार ये कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई। इसको बताने के बाद मैं आपको अब ले चलूंगा स्वर संधि में। स्वर संधि में जैसे कि मैं स्वर संधि को बताऊंगा, स्वर संधि के भेद बताऊंगा, उन भेदों में एक या दो भेदों की मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद अगली कक्षा के अंतर्गत मैं उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरह आपको संधि बताऊंगा, समझाऊंगा, एक नियम बताकर मैं ऐसे नहीं कि बस एक नियम मैं बताया क्लास को समाप्त किया। नहीं मित्रों, मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा, एकदम अच्छे से। अगर आप सहजता से यहाँ जुड़े रहे ना इस प्लेटफॉर्म पर, तो शायद है कि आपको मदद तो जरूर मिलेगी मित्रों। अब आप इतना स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आप समझ लिए होंगे। मैं एक बार आपको बता देना चाह रहा हूँ कि स्वर संधि क्या होती, व्यंजन संधि क्या होती, विसर्ग संधि क्या होती है। कहा कि जब स्वर संधि क्या है, कि कहा कि जब स्वर आपस में मिलें तो उनमें जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसी प्रकार व्यंजन क्या है, जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद आता है विसर्ग संधि। कहा कि यदि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बोलो नमः संस्कृताय। हाँ, देखिए संधि का कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया। आखिरकार आप संधि को समझेंगे, भली बात। अब मैं आपको ले चलता हूं स्वर संधि की ओर, जहां से भारी संख्या में प्रश्न आते हैं। यहां तो मैंने आपको समझने के लिए बताया मेरे मित्रों कि आखिरकार संधि क्या होती है। जब तक कुछ टहनियां हैं वो तो लग जाती हैं मिट्टी में लगाने के बाद, मगर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जब तक उनमें सोढ़ ना हो तब तक वो लगता नहीं है। इसी तरह इसका भी कॉन्सेप्ट है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक तुम मजा नहीं आएगा। ठीक है मित्रों।
अब आपको ले चलते हैं स्वर संधि की ओर। आखिरकार स्वर संधि होती क्या है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक, आप लोग समझते रहिए, मैं समझाता रहूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। कि आप लोग समझते रहिए, मैं समझाता रहूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। आपको तो जो बनना है मैं बनाता रहूँगा। मैं कहता हूँ ना कि आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो अब संधि के बाद आता है, मैंने कहा कि स्वर संधि क्या है, स्वर के बारे में बताया। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन के बारे में बताया। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के बारे में बताया। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर स्वर संधि की ओर। स्वर संधि आखिरकार होती क्या है? स्वर संधि, ठीक है मित्रों। अब जैसे कि मैंने बताया स्वर संधि क्या है। स्वर संधि यही है जब स्वर के बाद कोई स्वर आए, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि 5 प्रकार की है। पांचों संधि में अलग अलग नियम है। उस नियम को आप फॉलो करेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आप संधि में आए हुए प्रश्नों को भली भांति हल कर पाएंगे मित्रों। तो मैंने कहा कि स्वर संधि क्या है। स्वर के बारे में मैंने बताया कि स्वर का स्वर से मेल, स्वर का स्वर से मेल होने पर परिवर्तन, स्वर का स्वर से मेल होने पर परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन। ठीक है, अब मैं चलता हूं स्वर संधि के भेद के बारे में। इसके भेद कितने हैं? भेद इसके हैं 5। अब वो पांचों कौन कौन है उसको भी मैं बताता हूं। 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या हुआ? 5 भेद हुआ। पहले आ गया दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद आते हैं किस पे? वृद्धि स्वर संधि, या वृद्धि नहीं, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बाद आता है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि स्वर संधि के कितने भेद? कहा कि 5। कहा कौन कौन? कहा कि दीर्घ और गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक, अब जब आप 5 संधियों को जानेंगे, पांचों से बनने वाले नियम और पांचों से बनने वाले उदाहरण को मैं क्रमशः बताता रहूँगा। आज मैं आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में और गुण स्वर संधि के बारे में बताऊंगा मित्रों। उसके बाद अगली कक्षा के अंतर्गत मैं आपको यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। क्योंकि
मैं क्लास को लंबा नहीं करूँगा, उतना पढ़ो जितना आपको समझ में आए। अभी तो मैं पेपर तक आपको एक देखिए मित्रों, हमने आपको संधि का भेद बताया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। पांचों में कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। 5 संधियां हुई। अब मैं आपको ले चलता हूं दीर्घ स्वर संधि की ओर। आखिरकार दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ से आपको क्या अनुभूति हो रही? बड़े की अनुभूति हो रही कि नहीं? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। अब दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है? कि 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है मित्रों। कहा कि 2 जो दीर्घ कहेगी 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यदि आ ई उ री के बाद, ठीक है मित्रों, मेरी बात आप एकदम अच्छे से सुनिए। के बाद ही वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, दीर्घ स्वर आए तो क्या होता मित्रों? दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः, दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं, री हो जाते हैं, हो जाते हैं। ये नियम मित्रों आपको क्या कह रहा है कि जब कोई समान स्वर सवर्ण, जब कोई सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि यदि आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब क्या हुआ? दीर्घ का मतलब बड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। अब जैसे
कोई व्यक्ति इतना बड़ा है, कोई व्यक्ति इतना बड़ा है और इसको इतने में और इतने में, इतने में अगर मिला दिया जाए दोनों को, अब दोनों को एक में मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको छत पर चढ़ना है तो आपके पास एक छोटी सीढ़ी है, एक बड़ी सीढ़ी है। अब छोटी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी को अगर आप मिला दे रहे हैं तो ये बड़ी सीढ़ी हो जाएगी, तो आप छत पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार जब ये दीर्घ स्वर है और ये दोनों छोटे छोटे हैं तो जब इनको मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब क्या इधर से इसको छटका कर इधर कर दिया जाए तो ये बड़ा हो जाएगा, और नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। अब उससे बड़ा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो यही कह रहा कि जब ह्रस्व स्वर के बाद समान, मैं कह रहा हूँ समानता की बात, हमने वहाँ बताया था कि वो समान स्वर क्या होते हैं और संयुक्त स्वर क्या होते हैं। ठीक है, ये समान है, ये अपने भाई से मिलकर बना है, दूसरे के यहाँ हिस्सा ले ना गए हैं। ठीक बा, तो आपको मैं ले चलता हूँ उदाहरण की ओर। आप इतनी बात मेरे समझ में, आपकी समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण को मैं लेकर चलूँगा तो मैं एक एक को बताऊँगा कैसे इसका उदाहरण है। ठीक है, इजहार आपको संधि समझ में आ रही है? ठीक, जटिलता तो नहीं हो रही है? ठीक है, तो जब आपको समझ में आ रही है तो इनको भी समझ में आ रही होगी, मेरे मित्रों को भी। विनोद लगता कहीं चले गए हैं ना? ठीक भी है यार। देखिए मैं आपको बताता हूं दीर्घ स्वर क्या है। कहा कि आ और और आ जब मिल गए भैया तो क्या बना, बड़ा आ। ठीक, अब आ और बड़ा आ मिल गए तब क्या बना भैया, तब भी बना बड़ा आ। अब कहा कि आ प्लस छोटा आ मिल गया भैया, तब भी क्या बना, बड़ा आ। अब कहा कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ, अब इसको बड़ा आ कहना थोड़ा वो होगा कि यानी कि दीर्घा और दीर्घा। ठीक है, तो क्या बना, दीर्घा बना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? कहें कि चाहे छोटका छोटका से मिले तब वो बड़का होए, चाहे बड़का बड़का से मिले तब वो बड़का होए, ओ से बड़का ना होए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो मैं ले चलता हूं उदाहरण की ओर। अन्न प्लस अभाव। देखिए पहले का उदाहरण मैं बता रहा हूं, नियम 1 का। ओ यार, अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव। देखिए मित्रों, यहां भी आ है, यहां भी आ है। कहेंगे कि आप यहां कहां आ है, हमको तो नहीं दिख रहा है। हमने आपको पहले बताया है वर्णमाला पढ़ाते हुए कि स्वर मतलब कि व्यंजन जो पूर्ण होता है वो स्वर की सहायता से होता है, और इसमें स्वर कौन सा लगा है, आ स्वर लगा है। जैसे आ और ना। अब मैंने इसमें हलंत लगा दिया, ये क्या हुआ, अपूर्ण हो गया, अपूर्ण हो गया। अब यहाँ क्या बचा, अ। यहाँ क्या बचा, आ। अब उसके बाद क्या आ गया, अभाव, अभाव। तो आ और आ के मेल से क्या बना, आ बना। हमने इसमें बताया ना, आ और आ के मेल से क्या बनता, आ बना। अब क्या हुआ, जब ये ह्रस्व आ में मतलब ह्रस्व ना में बड़ा आ मिलेगा तो क्या बनेगा। अब तो अभी तो ए हलंत युक्त था, मगर जब इसमें आ मिल गया तो क्या हुआ, आ मिल गया, अन्ना भाव। ठीक, ये हुआ एक। अब देखिए मैं दूसरा क्या है, शिव प्लस आलय।
इसमें इंक खत्म हो गई क्या? चल नहीं रहा। शिव प्लस आलय। अब हमने क्या कहा यहां देखिए, आपको क्या बताया, आ और आ के मेल से, आ और आ के मेल से। जैसे शिव प्लस आ प्लस आलय। ठीक है मित्रों, अब ए आ और आ के मेल से क्या बना? आ बना। जब आ बन गया तो यहां क्या बना? शिवालय, शिवालय। अब कहेंगे कि भैया आपने ऐसा क्यों कर दिया? देखिए आ में दो, जैसे ह्रस्व आ और दीर्घ आ है, मतलब ह्रस्व दो ह्रस्व आ के मेल से एक दीर्घ आ बन रहा है। तो मैंने मान के चलिए मैंने दो आ यहाँ माना है, यहाँ दो आ माना है, ह्रस्व दोनों आ माना है। तो एक ह्रस्व आ हमने हलंत में लगा दिया शिव को पूर्ण करने में, और एक आ जो हमने था जो ऐसे आ को प्रयोग किया जाता है, ऐसे एक मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ लय था तो लय हमने यहाँ जोड़ दिया। अगर इतना भी समझाने के बाद आपको जटिलता हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, हम और अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आपने इसका और इसका उदाहरण समझा, अब मैं और उदाहरण समझाता हूँ। आ और आ के मेल से, आ और में विद्यार्थी क्या हुआ? विद्यार्थी, 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 विद्या प्लस अर्थी। अब कहा कि भैया, अब देखिए मैं आ और आ की बात कर रहा हूं, आ और आ, दीर्घ आ और ह्रस्व आ। दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ आया तो आ बना। कैसे बना? विद्या प्लस आ। ठीक, और अर्थी, अर्थी। अब ये आ और आ के मेल से क्या बना? आ बना, और यहाँ आपका शब्द क्या बना? विद्यार्थी बना। क्या बना भैया? विद्यार्थी बना। ठीक है, अब एक जो चौथा बचा है ए वाला, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यानी कि यहाँ भी विद्या प्लस आ लय। ठीक, आ और आ के मेल से क्या बना? आ बना। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? आ बन गया तो क्या हुआ? विद्या में आ जुड़ गया तो हो गया विद्या, और बचा लय, आपका शब्द बन गया विद्यालय। आपको मैंने एक नियम अभी बताया है कि आ और आ के मेल से, देखिए मित्रों जुकाम भी हो गया। हमने क्या कहा कि आ और आ के मेल से। ठीक, इतना बात आपको समझ में आई? अब मैं ई और ई का कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगा। देखिए इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लेंगे। ठीक, मैं सोचता हूं कितनी सरलता से हमारे मित्र समझ जाएं। एक नियम हमने अभी बताया आपको, सिर्फ कितने नियम? एक नियम। एक नियम को बताने के बाद मैं दूसरे नियम को बताता हूं। ई ई ई ई ई और ई के बाद ई आया बराबर बड़ी ई के बाद ई आया तब भी बड़ी ई के बाद ई आया तब भी बड़ी ई। अब भैया ई के बाद, ओह हर्ष आना है ना, ई के बाद ई आया तो यहाँ भी बड़ी ई। ठीक, आपने इतना समझा?
जाना। अब मैं आपको बताता चलूँगा, गिरी प्लस इंद्र, इसका कॉन्सेप्ट पहले आप समझो। गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र। अब क्या होगा, गिरी प्लस इंद्र में क्या होगा मित्रों, ई और ई के मेल से ई बनेगी। जैसे गिर प्लस ई प्लस इंद्र। अब इसके मेल से क्या हो गया, बड़ी ई बन गई। अब यहाँ मूल शब्द क्या हुआ आपका, गिरीन्द्र। ठीक है मित्रों, आपने गिरीन्द्र समझा, गिरीन्द्र। ठीक, उसके बाद ई और ई के मेल से, मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मेल से क्या बनेगा, गिरीसा। क्या होगा मित्रों, गिरी प्लस ईसा। गिरी प्लस ईस। अब यहां भी गिर प्लस ई, अरे यार, ई और ई, गिरी प्लस ईसा। अब ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई बना, और इसका मूल रूप क्या हो गया, क्या हो गया मित्र, गिरीश। अब क्या आता है, अब आता है ह्रस्व, मतलब दीर्घ ई से ह्रस्व ई, दीर्घ ई से ह्रस्व ई, मही, महा, महींद्र, महा, मही प्लस मही प्लस इंद्र। अब मही प्लस इंद्र से क्या हुआ, मह प्लस ई प्लस इंद्र। अब ह्रस्व दीर्घ ई और ह्रस्व ई के मेल से दीर्घ ई बना। अब यहाँ क्या हुआ, मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। अब दीर्घ ई और दीर्घ ई के मेल से क्या होगा मित्रों, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। अब देखिए, नद, नद प्लस ई प्लस ईस। अब दीर्घ ई और दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई ही बना। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, नदीस। ये हुआ आपका दो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। कहा कि कौन कौन, पहला तो ए कि ई प्लस ई के मेल से ई बना, और ई प्लस ई के मेल से ई बना। उसके बाद ई प्लस ई के मेल से ई बना। उसके बाद ई प्लस ई के मेल से ई बना। बोलिए हाँ। ठीक है मित्रों, आपको हमने दो नियम बता दिए। अब ले चलते हैं अपने तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है, दो नियम यहाँ हो गए, अब तीसरा नियम क्या कहता है। इसी तरह ऊ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे तो, मगर मैं नियम अभी यहीं रखे रहूँगा। नियम को भी मैं बताऊँगा आपको कि आखिरकार नियम का उपयोग क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप लोग समझिए बस। हमें लगता है सिर्फ आज मैं दीर्घ संधि पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि भैया एक दिन में पूरा सिर्फ दीर्घ ही पढ़ा पाएँ, तो मैं, देखिए मित्रों, आप जगह जगह जाने से अच्छा है कि एक जगह अच्छे से पढ़िए। मैं आपका एक कॉन्सेप्ट छोड़ने वाला हूँ नहीं।
जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो फटाफट लगेगा कि हाँ यहाँ का कॉन्सेप्ट है, हाँ यहाँ का कॉन्सेप्ट है, हाँ आप समझ पाएंगे। अगर कहो कि 15 मिनट इस प्लेटफॉर्म पर, 15 मिनट इस प्लेटफॉर्म पर, 15 मिनट उस प्लेटफॉर्म पे लगे तो आपको, मैं कहता हूँ आपका 45 मिनट चला जाएगा, मगर एक भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो कहना मित्रों, अगर 45 मिनट आप यहाँ लगा दिए तो एक कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ जाएगा, और वो भूलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं घोर कर लाया हूँ। अभी अगर आप होते ना तो पोलियो की तरह पिलाता। ठीक है मित्रों, चलिए तो अगला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 यहाँ लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको उदाहरण बताना होगा। देखिए ऊ और ऊ, प्लस 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 प्लस, ऊ। अब यहाँ क्या होगा? कहा कि भैया जब वहाँ दीर्घ हुआ, यहाँ दीर्घ हुआ, तो यहाँ भी दीर्घ होगा। ठीक है, जैसे ऊ और ऊ। ठीक, ये तीसरा हुआ। अभी 4 नियम है इसमें, मैं चारों नियम को आपको समझा दूंगा और चारों नियम से उदाहरण को भी समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है? सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति। कहो भैया यहां ह्रस्व स्वर, यहां ह्रस्व, सा प्लस ऊ प्लस उक्ति। अब ए और ए मिलकर इसका निर्माण किए, तो अब इसमें क्या हुआ? सु, जब दीर्घ हो गया तो ऐसे हो गया, ती ऐसे हो गया, सूक्ति। ठीक, अब क्या है मित्रों? लघूर्मी। लघु प्लस ऊर्मी। अब यहां क्या हो गया? लघ प्लस ऊ प्लस ऊर्मी। देखिए मित्रों, मैं आपको कैसे बता रहा हूं। कुछ लोग हैं, अब अन्य जगह आप क्या होते हैं, ऐसे पाते हैं, लघु प्लस ऊर्मी बराबर लघुर्मी। अब भैया कैसे स्वर को हम काट के बता रहे हैं कि किसमें कौन स्वर निकल रहा है, कैसे उसका विखंडन हो रहा है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब जैसे ऊ और ऊ के मेल से क्या बना? ऊ बना। अब क्या हुआ यहाँ? ठीक है, लघु प्लस ऊर्मी, ये क्या हुआ भैया? लघुर्मी हुआ। ठीक, अब आपको मैं कितने? 1 2, अब तीसरा क्या है? भू प्लस उद्गार। भू प्लस उद्गार। अब इसमें क्या होगा? भा प्लस ऊ प्लस उद्गार। अब यहाँ ह्रस्व दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ के मेल से क्या बना? ऊ बना। ठीक, अब यहाँ क्या होगा? भू द गार। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वधु प्लस ऊर्मी। वधु प्लस ऊर्मी। अब वध प्लस ऊर्मी। अब जैसे यहाँ भी, अच्छा ठीक है, यहाँ अब ए ऊ और ऊ के मेल से ऊ बना, तो यहाँ क्या बना? वधूर्मी।
क्या हुआ मित्र, वधूर्मी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये तो हुआ तीसरा नियम जो हमने बताया। अब एक नियम और बचा हुआ, वो कहा बताई दी। ठीक, उदाहरण को आप नोट कर लेंगे। वही एक नियम और बताने के बाद यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद अगली कक्षा में मैं आपको स्वर संधि को कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि जो उसमें गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, उसको मैं बताऊंगा। क्योंकि आज थोड़ा संधि के बारे में बताना और नियमों को, एक एक नियम को विस्तृत बताना, ये थोड़ा री प्लस री बराबर क्या, री। ठीक, अब री और री के मेल से री बन गया, हमेशा बड़ी ही होगा। जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। ठीक, अब यहां क्या होगा मित्रों, यहां होगा पितृण। पितृण। अब यहां देखेंगे तो आपको दो री दिखेगा, एक ए एक ए। ठीक, ए हो गया पितृण, मतलब इसके मेल से दो हुआ। ठीक, हरस्व री और हरस्व री के मेल से दीर्घ री बना। ठीक, अब आपको मैं चारों नियम को बता देता हूँ विधिवत। चारों नियम आखिरकार हैं क्या, ये चार नियम हुए और इसको आप नोट करेंगे। इसी तरह आपका होत्रिकार बनेगा, मातृ बनेगा, इस तरह अन्य बहुत से उदाहरण हैं। तो जो यहाँ बच रहे हैं और जो उसमें महत्वपूर्ण होंगे, मैं उसकी चर्चा आपको प्रैक्टिस सेट के दौरान कराऊंगा और समझाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं उससे बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अगर आप मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट को अगर तैयार कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो बड़ी ही सहायता मिलेगी मित्रों। ठीक है, देखिए नियम हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने कहा कि ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, मिलता है तो दीर्घ बनता है। यहाँ बताया ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, ई बनता है। यहाँ बताया ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, ऊ ही बनता है। यहाँ भी बताया चाहे ह्रस्व री हो या ह्रस्व री हो, वहाँ भी री ही बनता है। ठीक, अब अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा संधि के इन चार और प्रकारों को। बस आज के लिए ही इतना ही। नमः संस्कृताय।